अब शुरू करते हैं। फ्रिक्शन दिया है, कोई ब्लॉक ले लें स्मॉल एम, ठीक है, ओके। फ्रिक्शन इन द सेंस ये होता है, अगर अपन सही से समझे इस बात को, तो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ये बात अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक बात। अब ये रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है, ये समझने की बात है, कहने का मतलब किसी भी चीज को, जैसे मैं बताऊं आपको, एक 10 केजी का ब्लॉक है और एक 20 केजी का ब्लॉक है। 10 केजी का जो ब्लॉक है उसको खिसकाना आसान है या 20 केजी के ब्लॉक को खिसकाना आसान है? 10 केजी 20 केजी के ब्लॉक को खिसकाना क्यों आसान नहीं है? एक तो पहले हम ये मानते हैं कि इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इसको खिसकाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जब 10 केजी और 20 केजी को किसी सरफेस पर चलाते हैं तो चलाने पर जो है सरफेस और इस ब्लॉक की जो सरफेसेस होती है उनके बीच जो है वो रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? अब माना कि मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, 10 केजी का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, 10 केजी का ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है। अब जब 10 केजी का ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है तो ये अपने आप तो चल नहीं सकता। अपने आप तो कैसे चलेगा? अपने आप तो चल नहीं पाएगा भाई, इसको चलाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसमें दो बातें हैं, प्रत्येक फोर्स के लिए ये शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जब इसको आप स्टेबल कंडीशन से उठा रहे हैं तो आपको अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और किसी चलते हुए ब्लॉक को अगर और मोशन देना है, अगर एक्सीलरेट करना है तो उसे इससे ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी तो ये स्टेबल है ना, अभी ये स्टेबल है, तो स्टेबल से इसे मोशन में लाना है तो इन दोनों ब्लॉक की रिलेटिव मोशन का क्या करना पड़ेगा? अपोज, मतलब इन दोनों सरफेस की रिलेटिव मोशन जब होगी तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है जो इसके मोशन का अपोज करेगा, उसे क्या बोलेंगे भैया? फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, करेक्ट बात है ना। तो यहां जनरली अगर अपन बात करें, जनरली जो अपन बात करते हैं तो 10 केजी है और 20 केजी है। एक बात तो हमें समझ में आ गई भाई कि 10 केजी और 20 केजी में इजी गोइंग किसको चलाना है? 10 केजी को। 20 केजी को चलाना इजी नहीं है। रेस्ट से, ये विशेष ध्यान रखना, रेस्ट से रेस्ट से 10 केजी और 20 केजी में से किसको चलाना आसान है? 10 केजी को। और अच्छा, उस पे भी एक बात और डिपेंड है कि ये किस सरफेस पे रखी हुई है, इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा। केवल फोर्स लगाने से ये चल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, फोर्स लगाने के साथ साथ ये किस सरफेस पे रखी हुई है ये उस बात पे भी डिपेंड करती है भाई, ठीक बात। तो फ्रिक्शन जनरली जो एक जनरल डेफिनेशन हम जो समझते हैं, मतलब इसका जो मीनिंग है वो यही है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अब क्या हुआ, जैसे ये स्मॉल एम का ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप अच्छे से देखें तो इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो कैसे काम बनेगा? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन देखें तो इस नीचे वाली सरफेस को देखना, ये कैसी रहेगी कुछ, और ऊपर वाली सरफेस ऐसे, ऊपर वाली सरफेस। अब जब आप इस वाली ऊपर वाली सरफेस को चलाओगे तो देखो यहां क्या नीचे वाली सरफेस इसके चलने का अपोज करेगी? बराबर। मतलब ये एक्चुअल में अगर देखें तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं? इंटरलॉक, इस तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक। अब उस इंटरलॉक को आप खत्म करेंगे तो आपको यहां फोर्स लगाना पड़ेगा या इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा
ज्यादा होगा तो ये इंटरलॉकिंग खुल जाएगी। इंटरलॉकिंग खुल गई मतलब रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, रिलेटिव मोशन शुरू हो गया। और वो काम कौन करता है भैया? फ्रिक्शन। तो कई जगह मैं तो ये समझता हूं भैया फ्रिक्शन को कि कई जगह फ्रिक्शन चलाने का काम भी करेगा और कई जगह रोकने का काम भी करेगा भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह चलाने का काम करेगा और कई जगह रोकने का काम करेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन हमें कहीं उपयोगी भी है और कहीं लॉस भी कराता है हमारा, दोनों ही बातें हैं। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। हम जब भोजन को खाते हैं या चबाते हैं तो क्या हमारे दांत फ्रिक्शन के जैसे ही काम करते हैं? और क्या उसकी वजह से ही हम किसी चीज को चबा पाते हैं, हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। मशीनें जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ही चलती हैं। अरे यार, क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक है, इसको कम करने के भी उपाय होते हैं और बढ़ता तो ये है ही, कोई बात ही नहीं है। तो कई जगह इसके बढ़े हुए फ्रिक्शन में भी हम यूज हो जाता है हमारा, और कई जगह जो है हमें इसे घटाना भी पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात। क्या क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ आई फ्रिक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अगर किसी भी सरफेस पर रखे हुए ब्लॉक की सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके की इंटरलॉकिंग दिखेगी आपको। और अगर आप ऊपर वाली सरफेस को चलाएंगे, ऊपर वाली सरफेस को चलाएंगे तो नीचे वाली सरफेस इसके चलने का क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अच्छी। चलो और इस पर और बात करते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन वही है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं फ्रिक्शन के बारे में एक और बात समझना है। फ्रिक्शन भी कौन सा फोर्स है भैया? कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल की तरह ही फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। देखो कैसे बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। भाई साहब, किसी भी सरफेस पर ए स्मॉल m का ब्लॉक आपने रखा हुआ है, अरे रखा है कि नहीं रखा है? अगर आप अच्छे से देखें तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अगर ये ब्लॉक ऐसे इस तरीके से जा रहा है, मोशन इसका ऐसे है, मोशन की डायरेक्शन ये है ऐसे, तो भैया यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि ये ब्लॉक की सरफेस और इस ग्राउंड की सरफेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट बनी रहे। क्या बनी रहे? कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट बनी रहे। ये हमेशा चाहता है कि एक दूसरे से ये कनेक्ट रहे। नहीं आया? इसी तरीके से अगर आपने टायर देखा हो जो जमीन पर चलता है, गाड़ियों में लगा रहता है जो, उसको अगर आपने देखा हो तो क्या लगातार घूमता है? घूमता तो नहीं है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्या लगातार उसका हर एक पार्ट हर सेकंड में क्या सड़क के कांटेक्ट में आता है? बिल्कुल। और अगर सड़क के कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो ये चूंकि कांटेक्ट फोर्स है तो नॉर्मल और पीछे की तरफ लग गया फ्रिक्शन। यहाँ पीछे की तरफ क्यों लगा? क्योंकि मोशन आगे हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन की तरीके से इसका अपोज करेगा। ये सरफेस नहीं चाहता कि यहां से अलग हो जाए, तो फ्रिक्शन लग गया पीछे। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो आएगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये हो गया। नहीं आया? क्लियर? ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स है भाई साहब। क्लियर? तो ये नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स और ये फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स। अगर आप अच्छे से देखो तो मैं आपको एक चीज बताऊं इस फ्रिक्शन के लिए जो यहां से आपको देखने मिलना चाहिए। तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं फ्रिक्शन को कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है वो नेट कांटेक्ट फोर्स का नहीं, नेट कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट है
ध्यान सुनना, जो सरफेस के पैरेलल है, जो सरफेस के, अच्छे से देखो जो मैंने लिखा है, फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल है। देखिए ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसे है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, ये क्लियर सभी को? तो ये रिजल्टेंट फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, वो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ये रिजल्टेंट फोर्स का वह कंपोनेंट है जो अलोंग द सरफेस है, पैरेलल टू द सरफेस है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट जो नेट कांटेक्ट फोर्स, उसके दो कंपोनेंट हुए, पहला नॉर्मल के पैरेलल, दूसरा फ्रिक्शन के पैरेलल। तो इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन नेट कंपोनेंट, नेट कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल है। क्या ये ऑलवेज सरफेस के पैरेलल ही लगेगा? यस। क्या ये ऑलवेज सरफेस के पैरेलल ही लगेगा? यस, बिल्कुल। तो मेरे को नेट कांटेक्ट फोर्स कैसा लिखना चाहिए? F कांटेक्ट। तो F कांटेक्ट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? अंडर रूट n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। F कांटेक्ट जो है, जो मैंने लिखा, F कांटेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। भाई बहुत बढ़िया, ये हो गया नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स अंडर रूट n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ठीक। इसके अलावा एक और बात है कि जो हम फ्रिक्शन लिख रहे हैं, उस फ्रिक्शन का वैल्यू होता है भैया म्यू n, जनरल वैल्यू। फ्रिक्शन बराबर म्यू n। फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? मतलब फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नॉर्मल। बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो फ्रिक्शन डायरेक्टली, अच्छा n क्या है भैया? नॉर्मल फोर्स। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू का वैल्यू किस बात पर डिपेंड करता है भाई? सरफेस की, बिल्कुल, सरफेस के नेचर से। ठीक है, म्यू जो है वो सरफेस के नेचर, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है भाई म्यू का वैल्यू। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब आप ऐसा नहीं सोचें कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहा तो ज्यादा फ्रिक्शन, और कम एरिया कांटेक्ट में रहा तो कम फ्रिक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n मतलब नॉर्मल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू है। फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। धीरे धीरे और बातें फ्रिक्शन पे आएंगी, और भी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, चलो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में भैया स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन लिया। चलिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम दिया गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तब तक उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन एप्लीकेबल है? स्टैटिक। इंक्रीज, अगर आप फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे तो भैया एक समय आएगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर जाएगा। क्या उस समय लोग जस्ट सरफेस से रिलेटिव मोशन शुरू करना स्टार्ट करने की कंडीशन में हो जाएगा? बिल्कुल। और उससे थोड़ा सा फोर्स अगर आप ज्यादा दे दो तो काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में। रोलिंग फ्रिक्शन तो अपन पढ़ेंगे रोटेशनल में, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोलिंग मतलब लुढ़कना, लुढ़क कर चलना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा नीट में वो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में से आ सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी। किसकी होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की। बिल्कुल। चलिए, तो पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला भैया स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक वस्तु रुकी रहे और जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से क्या है? ज्यादा या कम? कम। अगर ज्यादा होता तो फिर तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता और मूव करने लग जाता ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। अब इसी में एक बात और समझने की है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में से कौन बड़ा? सोचे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा? स्टैटिक। काइनेटिक कैसे बड़ा? स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा। काइनेटिक तो चल रहा है ना, तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, उसको रेस्ट से चलती हुई वस्तु को और एक्सीलरेट करना आसान है, लेकिन किसी रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करना मुश्किल का। ज्यादा फोर्स वही लगता है ना, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू है, वो भी कौन सा वाला? मैक्सिमम। वेरी गुड, मैक्सिमम। चलिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा? ये तब तक ही बॉडी पर लगेगा जब तक बॉडी रुकी है या चलने की स्थिति में आने वाली है, तब तक कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो इसका क्या वैल्यू होना चाहिए? तो इसको लिखना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो वैल्यू हम निर्धारित करते हैं, Fs लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, बिल्कुल। मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब हुआ भैया? उससे बराबर अगर हो गया, Fs का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? म्यू एस एन। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? म्यू एस एन। और इससे कम भी हो सकता है म्यू एस एन से। तो एक्चुअल में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सीधी सिंपल सी कहानी है,
स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू उसकी रेंज अगर अपन निर्धारित करें, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 लेस देन आर इक्वल टू Fs इज लेस देन आर इक्वल टू μs n। 0 से μs n के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। और इसी वजह से भाई साहब स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्वयं समायोजित बल बोला जाता है। स्वयं समायोजित मतलब खुद को एडजस्ट करने वाला व्यक्ति है भैया ये। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को एडजस्ट करते हैं भाई। तो रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर μs n, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की? μs n। क्या 0 हो सकती है? हाँ, 0 से लेकर μs n के बीच में कुछ भी हो सकता है भैया, ये बात है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है भैया। 0 लेस देन आर इक्वल टू Fs इज लेस देन आर इक्वल टू μs n। भाई सिंपल सी कहानी को समझे, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का? समझने की कोशिश करेंगे। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेरे रोकने की क्षमता 20 न्यूटन है। कितनी है? 20 न्यूटन है भाई साहब, सही बात है सर। तो आप अगर मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो क्या रोकने की क्षमता मेरे पास 20 न्यूटन है? तो क्या मैं चलूंगा या रुका रहूंगा? रुके रहेंगे। मैंने 14 न्यूटन फोर्स लगा दिया, चलूंगा या रुका रहूंगा? बस इसका, अरे यार सीधी बात है, मेरे पास ताकत जो है ना, वो ताकत है स्टैटिक फ्रिक्शन। जो रिलेटिव मोशन नहीं चाहती है। फ्रिक्शन कब खुश है? जब रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन ऑलवेज हैप्पी अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए हैप्पी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब हैप्पी? मोशन हो। हालांकि फ्रिक्शन कभी भी खुश होता ही नहीं है। आपने इस स्टैटिक से आप काय में चले गए, मतलब आपने बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू की तरफ चले गए, लेकिन फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है, फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक की पावर होती है एक्चुअली, कि मैं कितनी फोर्स जनरेट कर सकता हूं अपने आप को रोके रखने के लिए। अरे यार नहीं आया, तो मतलब सरफेस और उस ब्लॉक की दोनों सरफेस में इतना फोर्स जनरेट कर लेती है कि सामने वाले एक्सटर्नल फोर्स को क्या करती है? वो अपोज। क्या करती है? अपोज। क्या बताओ, इतनी बात समझ आई पहले? बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, कोई भी ब्लॉक के एग्जांपल के तौर पर इसका समझते हैं अपन क्या है ये। 2 केजी का एक ब्लॉक है। अरे कितने केजी का भैया? 2 केजी का एक ब्लॉक है। आप इसको चला रहे हो 10 न्यूटन से। अरे कितने से? 10 फोर्स से आपकी। अब फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, अब फ्रिक्शन है। म्यू का वैल्यू है 0.2 नहीं आया 0. क्वेश्चन सीधा पूछा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्ञात करें, फाइंड करें। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्ञात करें, कुछ नहीं बोला हो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्ञात करें। बनेगा 3 मीटर पर सेकंड। ऑलवेज चेक करें पहले क्या ये ब्लॉक चल रहा है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखें, सभी लोगों से कह रहा हूं, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तब हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करो। भैया पीछे ये कितना लगा सकता है ये चेक तो कर लो। अगर पीछे ये 10 से ज्यादा लगा पाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये इसको चला ही नहीं पाएगा। अरे यार, तो सबसे पहले हमारा काम होगा
कि हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो ये दे सकता है वो चेक कर लें। एफएस मैक्सिमम म्यू एन नीचे की तरफ कितना लग रहा है बेटा 20, ऊपर कितना लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया इस केस में 20 हो गया भैया। अरे कितना हो गया 20 20 ओके। म्यू का वैल्यू बोलिए 0.2, नॉर्मल बोलिए 20, चलो कितना हो गया 4 न्यूटन। एफएस मैक्सिमम मतलब ये बेटा मैक्सिमम कितना लगा सकता था 4 लगा सकता था, इसके तो आपने कितना लगाया 10, तो एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब क्या करेगा, अब तो मैक्सिमम 4 लगा के छोड़ देगा। मेरे पास भैया 4 की ताकत थी, मैंने पूरी लगा दी 4 की ताकत। तो देखो यहाँ क्या बनना चाहिए, तो मेरे पास अब सिंपल न्यूटन लॉ मोशन का क्वेश्चन बन गया। क्या आगे कितना 10 भैया, पीछे कितना 4, ठीक है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू है भैया, है ना, ध्यान रखना ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने लिखी, तो एक्सेलरेशन आगे आ जाएगा क्योंकि अब तो ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बोलो 10 इधर और पीछे 4, तो 10 - 4/2, ठीक बात। a आ गया बेटा 10 में से 4 चले गए 6/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई साहब। ऑलवेज चेक, जब भी अप्लाई फोर्स हमें गिवन हो तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप पहले बता लें, क्योंकि वह उसी से हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉक चलेगा या रुका रहेगा। देखिए नेक्स्ट 5 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन लगाया मैंने, कितना 10 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन मौजूद ही था भैया। जीरो पॉइंट फोर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अब थोड़ा सा सुने ये बात। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स वेरी करा रहा हूं, चलो एक्सटर्नल फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स Fs मैक्सिमम और एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, यहां लिख लेते हैं फ्रिक्शन वैल्यू। फ्रिक्शन वैल्यू ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई, मतलब बस फ्रिक्शन के क्वेश्चन बने, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। चलो आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक्सटर्नल फोर्स लगा लो भैया, मैंने बोला 8 न्यूटन, कितना 8 न्यूटन। पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मैं क्या निकाल लेता हूं Fs मैक्सिमम, और Fs मैक्सिमम कितना होता है म्यू है, म्यू कितना 0.4, m कितना 50, अरे 50 होगा ना बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 20 न्यूटन, ठीक है। आपने कितना लगाया 8, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। पहले बोलो ये 8 यहां क्यों आया, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये कितना दे सकता था 20, लेकिन आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो कितना है 8, ये दे कितना सकता है, तो क्या 8 भी दे सकता है, तो इस पर ये इस ब्लॉक को चलने देगा या नहीं चलने देगा, नहीं। आपने जब एक्सटर्नल 8 लगाया तो पीछे भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया 8, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है इस केस में 8, कितनी है 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई 8 10 न्यूटन लगाइए, बताइए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बोलिए 10, वेरी गुड। एक्सीलरेशन बोलिए, बहुत बढ़िया। चलिए भैया 12 न्यूटन लगा दीजिए, 12 एक्सीलरेशन 0, बहुत बढ़िया। चलो भैया 22 न्यूटन लगा दीजिए, 22 न्यूटन लगा दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बोलिए 20, एक्सीलरेशन आएगा नहीं आएगा, आएगा। इस केस में बेटा, इस केस में एक्सीलरेशन बोलिए, इस केस में एक्सेलरेशन देखिए आप
5 kg, आगे का बोलिए 22, बेटा पीछे कितना लगा 20, एक्सेलरेशन आगे ही होगा क्योंकि बड़ा फोर्स अरे इधर गलत हो गया 22 अपन 22 ही लगाया ना यार, ठीक बात, पीछे 20 है, सही है ना 22 और ये 20 हो गया, ठीक बात। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 22 माइनस 20 अपॉन 5, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 22 में से 20, तो 2/5 बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। 8 सेल्फ एडजस्टिंग है, ये कौन सा फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले भैया जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर में आएगा कि ये इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले, तुरंत बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही साथ ये गलती नहीं करिए, गलती करता है 90% बच्चा। एफएस मैक्सिमम पहले कैलकुलेट कर लो, भैया यहाँ 20 है और आपने लगा रखा है 10, तो सीधा एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा 0, क्या लिखूंगा 0, ये बात। था, एक्सेलरेशन था 20 था, ठीक। चलिए क्या क्लियर? आपको जबरदस्ती थोड़ी ना है कि फोर्स ऐसे ही लगाओ, भाई फोर्स ऐसे भी लग सकता है। यही 5 kg फोर्स लगा दिया मैंने, देखो यहाँ 20 न्यूटन, भाई साहब यहाँ 37 डिग्री और म्यू का वैल्यू दे दिया मैंने 0.3 पॉइंट। क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या एंड फ्रिक्शन फोर्स फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स करिए। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आया। इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लें बेटा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 5 kg 20 तो आपने ऐसे लगाई है बेटा, कोई इशू ही नहीं है। इधर आ जाएगा 37 20 cos 37 20 cos 37 डिग्री, ऊपर चला गया 20 sin 37 डिग्री, नीचे की तरफ लग जाएगा 50, ऊपर चला गया हमारे पास क्या नॉर्मल, लगा दो भैया नॉर्मल। तो सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि नॉर्मल कितना है। अब की बार नॉर्मल 50 है या कुछ और? 50 कुछ और, हाँ, क्योंकि देखो ऊपर वाले आप देखिए, ऊपर वाला वर्टिकल फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा, तो n प्लस 20 sin 37 इज इक्वल टू 50 भैया। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 20 sin 37 3/5। तो n कितना आ जाएगा 50 माइनस 12, तो n आ जाएगा भाई कितना 38 न्यूटन। क्लियर? ओके, अब चेक करेंगे Fs मैक्सिमम चेक होगा भैया पहले, म्यू एस एन, तब तो फिर आगे पीछे की ड्राइविंग फोर्स कौन सा है इसमें 20 cos 37, बिल्कुल सही बात है। तो म्यू एस कितना है 0.3 इनटू म्यू एस का n ही ले लिया, और कैपिटल N 38, बोलिए 11
11.4, ये रहा एफएस मैक्सिमम। चलो ड्राइविंग फोर्स कितना है चेक कर लो, 20 cos 37 4/5 मतलब कितना है 16। रोकने की पावर 11.4, ड्राइविंग फोर्स का पावर 16 न्यूटन। तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। ये जितना दे सकता है उसका मैक्सिमम वैल्यू बेटा 11.4 है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, सही बात, क्लियर। एन 38 न्यूटन, एफएस मैक्सिमम 11.4। वाह, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा बच्चों कितना, बोलो, ड्राइविंग फोर्स। तो इसको बना सकते हैं अपन। अब कितने केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का। आगे की तरफ कितना लग रहा है 16, भाई साहब पीछे की तरफ कितना लग रहा है 11.4। तो एक्सेलरेशन 16 माइनस 11.4 अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बोलिए 16 माइनस 11.4। सही बोलना, 4.6/5। तो ये आंसर आ गया 4.6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो साहब, जल्दबाजी नहीं करें, नॉर्म यहां गड़बड़ होता है क्योंकि नॉर्मल अब 50 नहीं है। नॉर्मल अब की बात, क्योंकि फोर्स आपने हॉरिजॉन्टली नहीं क्रैक किया, आपने ऐसे लगाया, तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? घट गई। अगर यही फोर्स सीधे लगता तो नॉर्मल 50 आता, लेकिन अब नॉर्मल कितना आया है 38 आया है भाई साहब। आया नहीं आपको, चमका है, ठीक बात। अब ऐसे इंक्लाइन में भी कर सकते हैं, इंक्लाइन में भी चेक किया जा सकता है आनत समतल तल पे कि भैया कुछ चल रहा है या रुका हुआ है 37 डिग्री, और यहां फोर्स ऐसे ही लगा दिया आपने ऐसे 10 न्यूटन, और यहां एंगल ले लेते हैं जो भी आप चाहें 53 डिग्री। चलो अब ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा है, 2 केजी ले लेते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पहले इसको एज इट इज म्यू का वैल्यू गिवन है 0.1। पहले आप इसको न्यूटन लॉ मोशन के पहले सॉल्व कर ले, इजी गोइंग। इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, 2 केजी में mg का एक कंपोनेंट इधर और mg का एक कंपोनेंट इधर। उसके बाद फिर अपन 0.1 पे आए और उसको एफएस मैक्सिमम कैलकुलेट करें अच्छे मन से। पहले न्यूटन का मोशन ही लगाएं। इसके ऊपर यहां कितना लग रहा है
kg सबसे पहले, ये तो 10 है ही, कोई बात ही नहीं है। तो इधर आ गया बेटा 53, तो यहाँ हो जाएगा 10 cos 53, ऊपर की तरफ 10 sin 53। ये भैया 20, इसका इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट और एक आ जाएगा इधर। बोलो भैया कितना हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट? 20। ये 37 है, तो 20 cos 37 डिग्री। तो ये कितना है बेटा? 20 sin 37 डिग्री। बस अब क्या था, ऊपर की तरफ हमने नॉर्मल तो बना नहीं था, तो बना लिया। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू देख लेते हैं अभी केवल। और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 0.1 गिवन है, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा? देखो n + 10 sin 53 इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाले दोनों फोर्स और यहाँ नीचे ये 20 cos 37 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो n इज इक्वल टू 20 cos 37 बेटा 4/5 - 10 sin 53 4/5। जी हाँ, 16 - 8 भाई साहब, नॉर्मल का वैल्यू आ गया बेटा 8। नॉर्मल का वैल्यू आ गया 8। ठीक, अच्छी बात। चलिए अब अपन चेक कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। एवरेज मैक्सिमम म्यू n, म्यू का वैल्यू बोलिए 0.1, n का वैल्यू बोलिए 8, तो सीधा 0.8। ये रही फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम की वैल्यू दी है 0.8 ओनली। ड्राइविंग फोर्स बोलिए, ड्राइविंग फोर्स। देखो ड्राइविंग फोर्स ये वाला ना, देखो ये और ये, अब बड़ा कौन उस पता चल जाएगा। 10 cos 53 का वैल्यू कितना? 10 cos 53 3/5 मतलब सीधा लगा 6, तो ऊपर की तरफ कितना लगा? 6, और इधर की तरफ कितना लग रहा है? देखो 20 * sin 37 3/5 12। सिस्टम कहां जाएगा? नीचे। बहुत बढ़िया जी बात। चलिए, तो सिस्टम जाएगा भैया नीचे। तो सिस्टम को नीचे जाने दें। ये रहा 37 डिग्री, और इधर लग रहा है भैया 12, और ऊपर कितना लग रहा है? 6 लग रहा है ना। तो ये जब नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। फ्रिक्शन कहां लगेगा? कितनी वैल्यू है फ्रिक्शन की? 0.8 भाई साहब। फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है? 0.8। अच्छे से किया है ना? 16 - 8 म्यू है 0.1 * 8। बहुत कम वैल्यू दी थी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। चलो, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 12 - 6 + 0.8, और इस ब्लॉक का वैल्यू कितना था? 2 kg, तो डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 - 6.8/2 भाई साहब। जी बात। तो एक्सेलरेशन आ गया 12 माइनस, चलो 6.12 में से 6.8 चलेगा भैया 5.2/2, तो a बराबर 2.6 मीटर/सेकंड²। आंसर भैया फाइनल। आया नहीं आया? बस ठीक है, कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल न्यूटन लॉ मोशन से करिए। फ्रिक्शन अभी रोल प्ले नहीं करें। फ्रिक्शन का रोल प्ले तब करें जब n निकाल लें और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। अब देख लीजिए आराम से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे 12 और ऊपर 6, तो तब भी नीचे कितने से आ रहा होता है? 6 से। तो अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगाओगे? ऊपर। चलो, ये इतनी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच। टुमारो विल बी कंटिन्यू। आगे और डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन पर और।